अगर आप इस बार एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसे भी आप करेक्ट कर सकें और आप एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेके आ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लीन द बैरल। बैरल को साफ़ करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बैरल को साफ़ करने के लिए इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम पुल थ्रू बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की जो कारगर रेंज है वो कितनी होती है। तो .22 राइफल जो होती है उसकी कारगर रेंज होती है 25 यार्ड यानी कि 25 गज। .22 राइफल की अगर हम बात करें और इसका कैलिबर आपसे पूछा जाए तो इसका कैलिबर होता है 0.22 इंच। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है। अगर हम नॉर्मल यानी कि डीलक्स राइफल की बात करते हैं तो 5 राउंड इसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है और इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मल रेट ऑफ फायर, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर इसका होता है 5 राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 5 राउंड। और अगर इसका आपसे पूछा जाता है कि इसका रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है, रैपिड रेट ऑफ फायर, तो वो होता है 10 से 15 राउंड पर मिनट। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है .22 राइफल से रिलेटेड। और एनसीसी में जो सामान्य तौर पर राइफल यूज की जाती है वो .22 राइफल ही यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द फायरिंग। निम्नलिखित में से फायरिंग पर असर डालने वाली कौन कौन सी बातें हैं। तो फायरिंग पर असर जो पड़ता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, लाइट की वजह से, वेदर की वजह से। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 mm इंसास की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। सबसे पहले तो आपको इंसास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंसास की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, या कई बार इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका कैलिबर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होता है 5.56 mm, ये इसका कैलिबर होता है। और इसकी मैगजीन कैपेसिटी पूछी गई है यानी कि इसकी मैगजीन में कितने राउंड होते हैं, तो इसकी मैगजीन के अंदर 20 राउंड होते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टारगेट इज यूज्ड फॉर स्नैप शूटिंग। स्नैप शूटिंग के लिए कौन से टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिगर 1.1 जो टारगेट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्नैप शूटिंग के लिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डन टू द राइफल टू मेक द बुलेट हिट द टारगेट करेक्टली। गोली को सही निशाने पर मारने के लिए राइफल की क्या की जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे जीरोइंग बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। जीरोइंग इज द प्रोसेस, मिलाने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फायरिंग पोजीशन। निम्नलिखित में से फायरिंग पोजीशन नहीं है। तो बैठकर फायर करना, लेटकर फायर करना, घुटनों के बल फायर करना, ये सारी ठीक है, लेकिन दोनों आंखें खोल के फायर करना, ऐसी कोई भी फायरिंग पोजीशन नहीं होती। तो इसलिए नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो फायरिंग पोजीशन होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। जो इनका सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRAI। NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शंस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में कभी भी टिक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द 7.62 mm LMG ओपन। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। इसका कैलिबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 7.62 mm। और इसको कितने बड़े भागों में खोला जाता है, तो इसको 5 बड़े भागों में खोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन द बैरल ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल की बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं, तो इसकी बैरल में 6 ग्रूव्स होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एरिया फॉर्म्ड बाय राउंड्स फायर्ड एट द सेम टारगेट एंड एम बाय फायरिंग ग्रुप कॉल्ड। एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स के द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो आपको 5 राउंड दिए गए फायरिंग के लिए और आपके 5 राउंड इस तरीके से 5 राउंड लग जाते हैं, तो इनका जो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा, मान लो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर आ रहा है, मीन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, इसका जो असर है वो किस पॉइंट पे पड़ना चाहिए, तो उसे हम MPI बोलते हैं। MPI की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की डेफिनेशन लिख रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल।
इसकी 5.56 mm इंसास राइफल जो होती है उसकी इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो इसकी इफेक्टिव रेंज है 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल? .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? .22 राइफल की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ए राइफल? निम्नलिखित में से राइफल की सफाई के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में से राइफल की सफाई के लिए पुल थ्रू, तेल की बोतल, चिंदी और ब्रश। चिंदी जो होता है वो एक कपड़े का टुकड़ा ही होता है जो कि सफाई के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारे जो चीजें हैं ये सभी के सभी राइफल की सफाई के लिए यूज होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एनसीसी डायरेक्टरेट? उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है एनसीसी डायरेक्टरेट का वो है लखनऊ में। साथ के साथ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सी डायरेक्टरेट से हैं, आप कौन सी डायरेक्टरेट है एनसीसी की। एनसीसी के अंदर कुल 17 डायरेक्टरेट होती हैं और एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो सभी के लिए एक ही आंसर होगा जो कि है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टरेट आर देयर इन इंडिया? वर्तमान में पूरे भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो क्वेश्चन नंबर भी 17 है और आंसर भी 17 है। ऑप्शन डी, व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रैंक ऑफ द डीजी एनसीसी? एनसीसी महानिदेशक की रैंक क्या होती है? तो एनसीसी महानिदेशक जो है उनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे डीजी एनसीसी कौन है जिस समय पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल या इसके समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं। डीजी एनसीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है? ये भारत के असम राज्य में है। फेमस है किस चीज के लिए? वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस होते हैं। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द टीचर डे सेलिब्रेटेड? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो रीजन है जिस वजह से हम जो है टीचर्स डे को मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी इन द कंट्री? देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। ऑप्शन ए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरल की कैपिटल क्या है, कैपिटल। इसके साथ में आप खुद की स्टेट और कैपिटल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपके स्टेट की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये बताना आप कमेंट बॉक्स में एक बार, इंपॉर्टेंट है वैसे। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय उधमपुर में। ऑप्शन बी। लेकिन अगर भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड यानी कि प्रशिक्षण कमांड का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है शिमला के अंदर, और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल जी ने। ऑप्शन बी, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। न्यूटन को आप जानते हैं, न्यूटन ने किस चीज का आविष्कार किया था, क्या आप बता सकते हैं? एडिसन, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन इन्फेंट्री सेक्शन? एक इन्फेंट्री सेक्शन में कुल कितने जवान होते हैं? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में कुल 10 जवान होते हैं। और इसी के बेसिस के ऊपर एक मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस के अंदर एक मेथड होता है डिस्टेंस को जज करने का, जिसे हम सेक्शन एवरेज बोलते हैं या फिर सेक्शन औसत बोलते हैं। सेक्शन एवरेज मेथड के अंदर क्या होता है कि सेक्शन में 10 के 10 जवानों से पूछ लिया जाता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी आपके हिसाब से कितनी है, और फिर सभी का डेटा लेके उसकी एवरेज ले ली जाती है उसकी दूरी का अनुमान लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट डिसइंटीग्रेट नेशनल यूनिटी? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो राष्ट्रीय एकता के लिए कास्टिज्म बिल्कुल खराब चीज है, राष्ट्रीय एकता के लिए भाषावाद भी गलत है, उग्रवाद भी गलत है। तो ऑप्शन डी, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल इन द एनसीसी कैडेट इन द नेशनल बिल्डिंग। निम्नलिखित में से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका नहीं है। तो ड्यूटी का पालन करना है, बिल्कुल है। देश को लूटना और लोगों को परेशान करना ये नहीं है, नहीं का ध्यान रखना है, ठीक है। नोट जब भी आ जाए तो उस बात को आपको अंडरलाइन कर लेना ताकि आप गलती ना कर दें। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट ए वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इंडिया। नोट, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। जन्म से मिलती है, पंजीकरण से भी मिलती है, राष्ट्रीयता से भी मिलती है, लेकिन पैसे देके तो नहीं मिलती। ऑप्शन डी, पढ़ लेना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई इज एटिकेट रिक्वायर्ड। शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों है। तो शिष्टाचार, एटिकेट की आवश्यकता है ताकि आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति बने, आप एक जिम्मेदार और परिपक्व होना सिखाता है, ये उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच में अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर आपसे पूछी जाती है, अफगानिस्तान जो हम पीओके की बात करें वहां से, तो ये होती है डूरंड रेखा। कंट्रोल रेखा की बात करें तो दो होती है, एक एलओसी होती है, एक एलएसी होती है। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चाइना के बीच में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो हम बड़ी डिटेल में इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड लेके आएंगे अगर आप वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखते हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को कंपाइल किया है। टोटल मिला के 16 टॉपिक बने हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट को मिला के, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक के 50 एमसीक्यू हैं, तो टोटल मिला के 800 एमसीक्यू की एक पीडीएफ बनी है। ये 800 एमसीक्यू वे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और फिर भी आप एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो इन 800 एमसीक्यू को अगर आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर इनको पढ़ के आपकी ए ग्रेड आती है तो आपको मौका मिलता है डायरेक्ट एसएसबी का, जिसमें आप बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आती है पीडीएफ को डाउनलोड करने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर @proudncc वहां पे जाके डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका समाधान करने की। क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ थॉट ए पर्सन मोस्टली कीप्स इन माइंड इज कॉल्ड। एक व्यक्ति अपने मन में अधिकतर जिस प्रकार के विचार रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं उसका माइंड सेट। इसका माइंड सेट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 32, choosing the correct option among the various alternative based on the available information is called। उपलब्ध जानकारी के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है, तो उसी को तो हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, निर्णायकता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो समय प्रबंधन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, सबसे पहले तो हम जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करनी है हम ये देखते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल क्या है, यानी कि दीर्घकालीन लक्ष्य कौन से हैं। फिर हम ये देखते हैं हमारे डेली और वीकली गोल क्या है, यानी कि साप्ताहिक और दैनिक योजना क्या है। जैसे अभी के लिए मेरा गोल है कि जब तक आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, यानी कि 15 फरवरी तक, मेरा एक ही गोल है कि मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूं, बेटर से बेटर वैल्यू प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने एग्जाम में ए ग्रेड लेके आए। और जिस दिन आप एग्जाम दे के निकले और उस दिन आप जरूर आएंगे वापस, मुझे पूरा यकीन है चैनल के ऊपर, और आप कमेंट बॉक्स में आगे जरूर ये बातें कहेंगे कि सर जी हमको एज इट इज क्वेश्चन मिले थे जैसे आपने पढ़ाए थे। क्योंकि अब जो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने सिर्फ 2 एक्सपेक्टेड पेपर बना के दिए थे उनको, और उन्हीं पेपर में से उनका 80 से 90% क्वेश्चन उनको एज इट इज मिले थे। ठीक है, तो वो बच्चे बहुत ही खुश थे। और मैं चाहता हूं कि आप भी जब एग्जाम दे के आए तो आप दोबारा से जरूर आए चैनल पे ये कमेंट करने के लिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिले और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ। बस ये मेरा यही गोल है अब आपकी 15 फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और डूइंग हाई रिटर्न एक्टिविटीज, हमेशा उच्च रिटर्न देने वाली गतिविधियां करना, तो ऑल ऑफ दी अब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है। कोई भी गोल डिसाइड करने से पहले हम उसका स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। और स्वॉट एनालिसिस से मतलब है हमें देखना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है उस गोल
गोल की, उसे हम SWOT एनालिसिस बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज ए पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव ए गोल। वह एक व्यक्ति होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये लीडर की डेफिनेशन है, ऑप्शन डी, नेता। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि लीडरशिप कितनी तरह की होती है या लीडर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लीडरशिप स्किल। नोट, निम्नलिखित में से कौन से कौशल्य का प्रकार नहीं है? साक्षरता होती है, भाषा होती है, चोरी करना नहीं है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज द क्वालिटी ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क विदाउट हर्टिंग एनीवन। यह बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए कार्य साधने का गुण होता है। इसे बोलते हैं टैक्ट, व्यवहार कुशलता की कोई बहुत ही टैक्टफुल तरीके से काम को कर लेता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी लीडर की। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी श्रवण यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग हेतु बातें, क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? हमें उस टाइम पे शोर नहीं करना, ध्यान पूर्वक सुनना और वक्ता जो बोल रहा है स्पीकर का ध्यान भंग नहीं करना, यानी कि डू नॉट मेक नॉइज, पे अटेंशन, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली इज कॉल्ड। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना क्या कहलाएगा? तो इक्वली यानी कि इक्वालिटी यानी कि समानता बोला जाएगा अगर हम सभी के साथ बराबरी का व्यवहार रखते हैं। ये लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है जिसे अनबायस होना भी कहते हैं, कि वो किसी के प्रति बायस नहीं होता, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच पोजीशन डू एनसीसी कैडेट स्टैंड व्हेन नेशनल एंथम इज संग। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एनसीसी कैडेट कौन सी पोजीशन में खड़े होते हैं? तो राष्ट्रगान की समय पे एनसीसी कैडेट जो है वो सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान जो हमारा होता है वो होता है जनगण मन, ठीक है, जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। और ये जो लिखा गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको ये बताना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है और वो किन्होंने लिखा है। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है और वो किन्होंने लिखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एटीट्यूड। निम्नलिखित में से मनोवृत्ति का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? तो विद्रोही रेबेलियस, पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है, स्लीप एटीट्यूड ये नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फैक्टर दैट वेस्ट टाइम। समय को नष्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनावश्यक कागज पत्र, योजनाओं नियंत्रण में कमी, अनिर्णय एवं विलंबित निर्णय यानी कि अननेसेसरी पेपर वर्क, लैक ऑफ प्लानिंग, इनडिसीजन एंड डिले। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हैविंग फेथ इन वंस एबिलिटी एंड कैपेसिटी कार्ड। अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखना क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें भरोसा है अपने आप पे, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, ए पर्सन हु डिवोटेड टू द स्टेट एंड हिज पॉलिटिकल एंड सोशल राइट इज कॉल्ड। एक जो राज्य के प्रति भक्ति रखता है और उसे राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिटीजन, नागरिक, ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज है यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो हमारी नेशनल डिजास्टर से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ए पर्सन विद डैश इज सुपीरियर टू अदर इन मैनी क्वालिटी। एक अच्छे डैश वाला व्यक्ति अन्य कई लोगों से गुणों में उत्कृष्ट होता है। तो एक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी। इट इज द प्योरिटी ऑफ मोरल प्रिंसिपल, फर्मनेस एंड ऑनेस्टी। यह उत्तम चरित्र, नैतिक सिद्धांत की सुदृढ़ता और पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी की सचिता है। क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट आंसर इज इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर देयर। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है हमारा प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, कि ये जो पीडीएफ है इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी भी जितनी वीडियोज या पीडीएफ इंपॉर्टेंट आती है उनके लिंक वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट बेटर कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात करते हैं तो वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य और एक होती है इंटरनल यानी कि अंदरूनी। तो दो तरह की हमारी यहाँ पे मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो असम राज्य के अंदर है, ठीक है। और वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, द स्किल ऑफ प्लेइंग इन द फील्ड एज ए टीम मेंबर और ए सिंगल प्लेयर इज कॉल्ड? एक टीम का सदस्य अथवा एकल खिलाड़ी के रूप में मैदान में खेलने का कौशल्य कौन सा कौशल्य कहलाता है? तो इसे स्पोर्ट्स स्किल बोला जाता है बेटा। खेलने की स्पोर्ट्स की स्किल तो स्पोर्ट्स स्किल ही होंगी। 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इज इंस्पायर्ड टू वर्क इन ए डिजायर्ड वे इज कॉल्ड? उत्प्रेरक अनुयायी की मदद से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इसके अंदर जो कि आपके सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ऐसे ही पेपर सेट होगा आपका और आप देखना कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी एग्जाम के अंदर ए ग्रेड लेके